नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं एन राजेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। यह है बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट की क्लास है। हम लोग पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है राजनीति विज्ञान के मूलाधार, का अध्ययन कर रहे हैं। और आज का जो हमारा विषय है वह है राजनीति विज्ञान में आधुनिक विकास, नवीन प्रवृत्तियाँ, मॉडर्न डेवलपमेंट्स इन पॉलिटिकल साइंस, न्यू ट्रेंड्स। एक थोड़ा संक्षिप्त विषय है, इसकी हम चर्चा आपके साथ कर लेते हैं कि राजनीति विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण का विकास किस प्रकार हुआ, नवीन प्रवृत्तियों का विकास किस प्रकार हुआ। द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य तथा पश्चिमी जगत में राज विज्ञान की समग्र धारणा में ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। हमने इस बात की चर्चा आपके साथ पहले भी की थी कि द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य तथा पश्चिमी जगत में राज विज्ञान की समग्र धारणा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। प्रोफेसर चार्ल्स ई मेरियम ने अपने ग्रंथ न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, आपको ये पुस्तक का नाम याद रखना है, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, में यह संकेत दिया था कि राजनीति के अध्ययनकर्ता को एक नए मार्ग का अवलंबन करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत ऐसी शक्तियों के संपर्क में आ गया है कि कालांतर में वे इसकी प्रक्रिया को मूलतः संशोधित कर देंगी। मेरियम की पुस्तक का प्रकाशन, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स का प्रकाशन 1925 में हुआ था, परंतु इसके बाद भी कई वर्षों तक इस दिशा में वैसी प्रगति नहीं हुई जैसी कि अपेक्षित थी। उदाहरण स्वरूप प्रोफेसर जॉर्ज एच सेबाइन का प्रसिद्ध लेख व्हाट इज ए पॉलिटिकल थ्योरी, जो 1949 में प्रकाशित हुआ था, इन नवीन प्रवृत्तियों तथा दृष्टिकोण की उपेक्षा ही करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन बातों का संकेत चार्ल्स मेरियम ने 1925 में अपने ग्रंथ न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में दिया था, उस दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई थी, परंतु इसके बाद इस दिशा में आश्चर्यजनक प्रगति हुई। राज विज्ञान के विषय में हमारी धारणाएं वे नहीं हैं जो पहले थी, यद्यपि अभी तक उनका स्थिरीकरण भी नहीं हो सका है। यह सत्य है कि एक प्रतिक्रिया इस नवीन दृष्टिकोण के प्रति आरंभ हो गई। ये बात की जा रही है व्यवहारवादी दृष्टिकोण और उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण के बारे में, और आगामी अनेक विद्वान प्राचीन परंपरागत तात्विक राजनीतिक सिद्धांत अथवा दर्शन के प्रति आसक्त हैं। तथापि यह निसंदेह है कि अब कभी भी उस स्थिति में नहीं लौट सकेंगे जो द्वितीय महायुद्ध के पूर्व थी। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसे आधुनिक विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, लेकिन अब वह स्थिति नहीं है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व की जो स्थिति थी, परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण था, उस और हम पुनः लौट जाएं। ऐसा माना जाता है कि 1905 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना के साथ और उसके द्वारा राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में तथ्यों के संग्रह, संयोजन और वर्गीकरण को दी जाने वाली प्रेरणा के परिणाम स्वरूप राजनीति शास्त्र ने अपने विकास के नूतन चरण में प्रवेश किया। ऐसा माना जाता है कि 1905 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना के साथ और उसके द्वारा राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में तथ्यों के संग्रह, संयोजन और वर्गीकरण, ठीक है, डाटा कलेक्शन और क्लासिफिकेशन को दी जाने वाली प्रेरणा के परिणाम स्वरूप राजनीति शास्त्र ने अपने एक विकास के नवीन चरण में प्रवेश किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नए राजनीति विज्ञान का प्रारंभ अमेरिका में हुआ, लेकिन बहुत से ऐसे विचार थे जिनका आरंभ इंग्लैंड में हुआ। लावेल ने वॉल्टर बेजोट की पुस्तक द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का उदाहरण दिया है, जो 1865-66 में लिखी गई थी, और उसने अपनी इस पुस्तक में इंग्लैंड की राजनीतिक संस्थाओं पर उसकी सामाजिक परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ा, इसका विस्तार से वर्णन किया था। तो लावेल ने किसका उदाहरण दिया है? वॉल्टर बेजोट की पुस्तक का, जिसका नाम है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो 1865-66 में लिखी गई थी। और इस पुस्तक में इंग्लैंड की राजनीतिक संस्थाओं पर उसकी सामाजिक परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ा, इसका विस्तार से वर्णन किया गया था। यह बताने की चेष्टा की गई थी कि राजनीतिक संस्थाओं के घोषित उद्देश्य चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उनके पीछे एक अदृश्य राजनीतिक प्रक्रिया काम करती है, और वास्तव में वही प्रक्रिया राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने में योग देती है।
बैजहॉट ने अपनी रचनाओं में इंग्लैंड के विभिन्न सामाजिक वर्गों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी प्रस्तुत किया था। लॉवेल ने 1913 में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए आधुनिक मनोविज्ञान की जानकारी पर बल दिया, परंतु हम देखते हैं कि अंग्रेज लेखक ग्राहम वालास ने उससे भी पहले 1908 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, आपको नाम याद रखना है, 1908 में जो प्रकाशित हुई थी पुस्तक ग्राहम वालास की, उसका क्या नाम है? ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। अपनी इस पुस्तक में और अपनी अन्य रचनाओं में ग्राहम वालास ने राजनीतिक व्यवहार के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आधारों पर बहुत अधिक जोर दिया था। ग्राहम वालास ने राजनीति में अविवेक की भूमिका की भी विस्तार से व्याख्या की थी कि राजनीति में विवेक के साथ साथ अविवेक की भूमिका भी होती है। राजनीति शास्त्रियों में साधारण रूप से पाई जाने वाली उस प्रवृत्ति के संबंध में खेद प्रकट किया गया था जिसके कारण उन्होंने मनुष्य की प्रवृत्ति के बहुत से स्वरूपों और राजनीतिक अभिवृत्तियों पर पड़ने वाले उनके प्रभावों की उपेक्षा की दृष्टि से देखा था। ग्राहम वालास ने राजनीति में अविवेक की भूमिका की भी विस्तार से व्याख्या की थी। ठीक है, राजनीति शास्त्रियों में साधारण रूप से पाई जाने वाली उस प्रवृत्ति के संबंध में खेद प्रकट किया था जिसके कारण उन्होंने मनुष्य की प्रवृत्ति के बहुत से स्वरूपों और राजनीतिक अभिवृत्तियों पर पड़ने वाले उनके प्रभावों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा था। तो जो ग्राहम वालास थे उन्होंने राजनीति में अविवेक की भूमिका की व्याख्या की और मनुष्य की प्रवृत्ति के जो बहुत से स्वरूप थे और राजनीतिक अभिवृत्तियों पर पड़ने वाले उनके प्रभाव थे उनका भी ध्यान रखा, जिनकी परंपरागत राजनीति विज्ञान ने उपेक्षा की थी। एक दूसरा लेखक जिसने अपनी प्रारंभिक रचनाओं को इंग्लैंड में प्रकाशित किया वह था जॉर्ज कैटलिन। कैटलिन वह लेखक है जिसने अंतःशास्त्रीय उपागम के प्रयोग पर बहुत अधिक बल दिया, और यह अंतःशास्त्रीय उपागम, इसके बारे में हमने पहले चर्चा की है, व्यवहारवादी राजनीति का समस्त आधार इस पर टिका हुआ है। अर्थात राजनीति विज्ञान का अध्ययन अन्य समाज विज्ञानों की सहायता और संदर्भ में किए जाने का जो समर्थन करता है दृष्टिकोण, वह अंतःशास्त्रीय या अंतः अनुशासनात्मक या अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले कैटलिन ने ही अंतःशास्त्रीय उपागम पर जोर दिया था और लासवेल के समान परंतु स्वतंत्र रूप से इस बात पर भी जोर दिया कि राजनीति का संचालन शक्ति संबंधों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। आपको ध्यान होना चाहिए कि जॉर्ज कैटलिन ने ही राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा था। वास्तव में राजनीति विज्ञान भी उन प्रवृत्तियों के प्रभाव में जो प्राकृतिक विज्ञानों के अनुरक्षण में अन्य समाज विज्ञानों, समाजशास्त्र, मनोरोग विज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, मानव विज्ञान आदि में विकसित हो रही थी, तेजी से आता जा रहा था। इस सारे आंदोलन का आधार प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच ज्ञान की गुणात्मक सततता है और वह विश्वव्यापी व्यवहारिक वैज्ञानिक पद्धति के अस्तित्व की धारणा पर था। जिन लोगों ने व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की नींव डाली है उनमें आर्थर A.F. बेंटले और चार्ल्स मेरियम का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो इस आज के व्याख्यान में हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त की है, कुछ पुस्तकों के बारे में हमने जाना है कि राजनीति विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण का विकास करने में किन किन राजनीति विज्ञान के विद्वानों का योगदान रहा, और अमेरिका के अतिरिक्त इंग्लैंड के भी कुछ विद्वान हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण का, उसमें नवीन प्रवृत्तियों के विकास में योगदान दिया। इसकी कुछ तथ्यों की, कुछ पुस्तकों के नाम आपको याद रखना है। इसमें से कुछ छोटे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। और इस व्याख्यान की PDF फाइल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।